हेलो माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 18,000 जो क्वेश्चन सीरीज, जो मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस किया था कि महा मैराथन क्लास आने वाली है जिसके अंदर हम 18,000 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एक बेसिक टाइप क्वेश्चन है। वो आप पूरा देखें ही आप पेपर में बैठ के कम से कम 50% क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पेपर की डेट भी आ चुकी है, मतलब एग्जाम कब से कब तक होने हैं, तो अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पूरे 1800 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। ठीक है, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है द लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक द वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल शैकल। तो जो लिबर्टी वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है ये हमें बताना है। ठीक है, लिबर्टी वर्ड डिराइव हुआ है लीबर से, और लीबर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल शैकल, कि हर किसी टाइप की शैकल्स या बॉन्ड्स जो हैं उनसे फ्री हो हम। तो लिबर्टी वर्ड कौन से लैंग्वेज से आया है ये हमें बताना है। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बुक द आइडिया ऑफ जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है वो किसने लिखी है? ये बुक लिखी है अमृता सेन ने। इसके साथ में एक है द थियरी ऑफ जस्टिस, वो लिखी है जॉन रॉल्स ने। ठीक है, ये याद रखना। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में आता है तो उसे रिलेट किया करो। द थियरी ऑफ जस्टिस जो कि जॉन रॉल्स की है। ठीक है, और जो द आइडिया ऑफ जस्टिस है वो अमृता सेन की है। और इस बुक के अंदर उन्होंने जो जॉन रॉल्स की थियरी थी उसी को ही रिवाइज किया है, उसके अंदर जो कमियां थी वो बताई है। ठीक है, देन कब लिखी थी द आइडिया ऑफ जस्टिस? द थियरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आई होप आपको आते होंगे, बट मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ जो मैं नहीं बता पाई हूँ अभी तक शायद। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेम अभी जिसने एडमिशन भी लिया है वो भी एग्जाम जरूर भरे। ठीक है, बेशक मतलब आपको क्लियर हो गया, अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा, बट ये मत सोचो कि हम फर्स्ट सेम में हैं तो हम नहीं भर सकते। ठीक है, आप भर सकते हैं, वहां पे आप भरो वहां पे। ठीक है, आपको कम से कम पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप तब पढ़ेंगे तो अवेयर होंगे साथ साथ कि हाँ हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम साथ साथ पढ़ें भी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में आता है, जो भी सिलेबस यूजीसी नेट का है वो हमारे एमए के सिलेबस में भी आता है। ठीक है, तो वो साथ साथ आप ये पेपर दें। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पेपर जरूर दें, हर कोई भरे। और जब पेपर भरें तो जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर भरना। ठीक है, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर मत भरना क्योंकि उसमें हमारा ही लॉस है। और क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि पैसे ज्यादा हैं, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर पैसे तो सेम ही है। ठीक है, दोनों की फीस सेम है, तो दोनों ऑप्शन भरना वहां पे, ये मैं आपको बता देती हूँ। और लास्ट डेट आपको पता होगी 17 जनवरी है और फीस के लिए 18 है। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हमें ऐसे करने होते हैं, दो स्टेटमेंट दी होती है, वो हमें देखनी होती है सही है गलत है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट वालों में ये करना होता है। स्टेटमेंट 1 दी हुई है द नेचुरल राइट थियरी रिजेक्टेड द हिरार्कियल अथॉरिटेरियन इथोस ऑफ मेडिवल टाइम। जो नेचुरल राइट थियरी है वो रिजेक्ट करती है जो हिरार्कियल अथॉरिटेरियन इथोस से मेडिवल टाइम में उसके उन्हें रिजेक्ट करती है, क्योंकि नेचुरल राइट थियरी मॉडर्न टाइम्स में आई है। ठीक है, जो भी फ्यूडलिज्म था यूरोप के अंदर, जो भी कमियां थी, हिरार्कियल अथॉरिटेरियन सिस्टम था, उसके खिलाफ में नेचुरल राइट थियरी दी थी, जिसमें जॉन लॉक ने कुछ नेचुरल राइट्स की बात की थी। और 3 नेचुरल राइट थे। कौन से थे वो 3 नेचुरल राइट थे? लाइफ, राइट टू लाइफ, देन राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। ठीक है, ये 3 राइट्स की बात जॉन लॉक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कंजर्वेटिव बर्के, एडमंड बर्क की बात हो रही है, हैड अटैक नेचुरल राइट फॉर बीइंग नॉन हिस्टोरिकल राइट। जो
कंजर्वेटिव एडमंड बर्क है, उन्होंने अटैक किया है नेचुरल राइट को, और उन्होंने कहा है वो नॉन हिस्टोरिकल राइट है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के थ्रू वो नहीं आए हुए हैं, वो अभी मतलब मॉडर्न टाइम्स के हैं, नॉन हिस्टोरिकल हैं, ठीक है। और उन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है, ये बिल्कुल ट्रू बात है दोनों की दोनों। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द प्रिवेलेंट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज गवर्न्ड बाय द पीपल एंड सो टू रीडिफाइन इट कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। इनमें से किन्होंने जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्न बाय द पीपल, उसे रिजेक्ट किया है और उसे रीडिफाइन किया है कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन या बुक्स के नाम या ईयर या फिर किसी ने कुछ कहा है, से है, मतलब फेमस उसकी से है, कुछ भी स्टेटमेंट है, ठीक है। इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है हम क्वेश्चंस लगाएं, उसमें जो डेफिनेशन बुक्स आती हैं उन्हें हम माइंड में रखें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा बुक, बहुत ज्यादा सेज होती हैं, हम हर किसी को याद नहीं कर सकते। पढ़ते टाइम हम बहुत पढ़ते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए हमें तभी पता लगेगा जब हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है, मैच द कॉलम मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है ये, कि कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप, ये मैक्स वेबर किया। उन्होंने डेमोक्रेसी एंड जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की बात की है मैक्स वेबर ने। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो भी क्वेश्चन नोट वाले होते हैं उसके अंदर हमें चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, ठीक है, तभी हम नोट कर सकते हैं। अब एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चा इतनी ज्यादा याद नहीं रख सकता, बहुत बार आसान क्वेश्चन होता है, जैसे ये आसान क्वेश्चन है बट काफी बार हार्ड आता है, तो उसमें एग्जामिनर गलत वही चीज करता है जो फेमस है, ठीक है। जो कि मतलब एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो चीज गलत डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे आसान ही है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की है, ठीक है। द थियरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ये एडम स्मिथ की बुक है, ठीक है, जॉन ग्रे की नहीं है ये बुक। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। देन सेकंड ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक है, एंड ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल है। देन नेक्स्ट मूव करें हम, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुल्ड सोशलिज्म। गुल्ड सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म की काफी स्ट्रीम है, ठीक है, अलग अलग फैबियन सोशलिज्म, गुल्ड, डेमोक्रेटिक, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। तो गुल्ड सोशलिज्म है, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। अब गुल्ड सोशलिज्म क्या है, वो एक सिस्टम है जिसके अंदर नेशनल गुल्ड्स होती हैं वर्कर्स की, ठीक है, और वो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती हैं। और गुल्ड सोशलिज्म एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और इवोल्यूशन, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत हो गई, गुल्ड सोशलिज्म रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, जो कि मार्क्स की, जो कार्ल मार्क्स से उनकी डॉक्ट्रिन पे बेस है, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज पॉलिटिकल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द वर्कर्स टू कंट्रोल द इंडस्ट्री थ्रू द सिस्टम ऑफ नेशनल गिल्ड्स। बिल्कुल सही बात है, गुल्ड सोशलिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह था जो कि इंग्लैंड के अंदर था, 20वीं सेंचुरी की बात है, और इसमें जो वर्कर्स हैं वो नेशनल गिल्ड्स के थ्रू इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है सिडनी वेब, बीट्राइस वेब, देन एच.जी. वेल्स एडवोकेटेड गुल्ड सोशलिज्म। ये गलत बात है, ये फैबियन सोशलिज्म के हैं, ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक मीन्स में बिलीव करता है, ठीक है। सिडनी वेब, बीट्रेस वेब, ये हम पढ़ेंगे, हमारे एमए के सिलेबस में आते हैं ये, ठीक है। जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, सोशलिज्म की पढ़ते हैं, उसके अंदर आते हैं ये। जो ये है ये फैबियन सोशलिज्म के। देन नेक्स्ट है, इट ओरिजिनेटेड इन 17th सेंचुरी जर्मनी। ये तो मैंने अभी बता दिया, 20th सेंचुरी की डॉक्ट्रिन है गुल्ड सोशलिज्म, और जर्मनी में नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। देन अ फॉर्मल पॉलिटिकल थियरी ऑफ गुल्ड सोशलिज्म वाज फॉर्मुलेटेड बाय एस होब्सन एंड जी.डी.एच. कोल बिटवीन 1913 to 20, ठीक है, एंड 20। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जी.डी.एच. कोल एंड होब्सन ने ये थियरी दी थी 1920th सेंचुरी के अंदर, 20th सेंचुरी, जिसमें 1930 से 1920 के बीच में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए एंड डी हो गया।
देन नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर। इनमें से कौन इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर नहीं है। यहाँ पे दो टर्म है, एक इटालियन एक मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो जो ग्रामेसी है वो भी है, देन गैल्वेनो डेला वेलोप भी है, लूशियो कॉलेट भी है। यहाँ पे लूशियन गोल्डमैन है, ये इटालियन नहीं है, ये फ्रेंच फिलोसोफर है और फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द टर्म डिफरेंस एंड रिपीटेशन। डिफरेंस एंड रिपीटेशन की जो टर्म है उससे हम किसे एसोसिएट करते हैं। तो ये डिफरेंस एंड रिपीटेशन नाम का एक नोवेल लिखा था गिलीज डेल्यूज ने, ठीक है, जो कि ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा था, बाद में ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था पाउल बैटन, शायद इन्होंने किया था, पाउल पैटन इनका नाम है, ठीक है। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था और इसके अंदर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया था। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट अ फाउंड ऑब्जेक्ट बट मैन्युफैक्चर्ड आर्टिक्राफ्ट। इनमें से किन्होंने कहा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक फाउंड ऑब्जेक्ट नहीं है कि आज एक गिरी हुई चीज मिल गई, ठीक है, मतलब या एक चीज हमने डिस्कवर कर ली, बल्कि एक मैन्युफैक्चर किया हुआ आर्टिफैक्ट है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर किया है। तो ये बिरेन एमसी हॉल की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये रिसेंट में 19 या 20 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछी गई थी। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इनमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्निज्म का फीचर नहीं है, ये हमें बताना है। अटेम्प्ट्स टू रिवील द प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड लाइफ। ये सही बात है कि उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के एक रिएक्शन के रूप में आया था, ठीक है, उसका ही आप ये लगा लो मॉडर्निज्म की जो कमी थी वो पोस्ट मॉडर्निज्म ने सुधारी थी, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक डॉक्ट्रिन की तरह मॉडर्निज्म के मतलब उसमें सुधार के लिए आया था। तो ये रिवील करता है ट्रूथ को, जो भी एक्सपीरियंस है लाइफ के, ठीक है, उनके बेस पे रिवील करता है अब ट्रूथ्स को, ठीक है, जो हिडन ट्रूथ है, जो कि हर एक इंसान के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है, बट मॉडर्निज्म में वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, सेंट्रल थीम की बात करता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है कहाँ गए, ओके, फोकसेस ऑन द सेंट्रल थीम एंड अ यूनाइटेड विजन इन पार्टिकुलर पीस ऑफ पेपर। ये कहता है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो सेंट्रल थीम की बात करता है और एक यूनाइटेड विजन की बात करता है एक पार्टिकुलर लिटरेचर के अंदर, बट ऐसा नहीं है, ये मॉडर्निज्म का है। मॉडर्निज्म जो सेंट्रल थीम है उसकी बात करता है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म सेंट्रल थीम की बात नहीं करता। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है बहुत सारे थीम हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी की बात करता है कि हर किसी की मतलब हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग थीम्स हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है कि हर पर्सन के अपने अपने व्यूज हैं, ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई सच्चाई हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, तो मतलब हर एक की अपनी व्यू पॉइंट है, कोई सेंट्रल थीम नहीं है, ठीक है, उसके अंदर ये बात करते हैं। ये स्टेटमेंट अब गलत हो गई, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में नहीं है। देन नेक्स्ट है, प्रीफर टू ड्वेल ऑन एक्सटीरियर इमेज। जो एक्सटीरियर इमेज है उसकी बात करता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म इंटीरियर इमेजेस की बात करता है, ठीक है, जो इंटीरियर जो ट्रूथ है उन्हें रिवील करता है। तो एक्सटीरियर इमेज ये भी गलत है, तो बी एंड सी हमारे गलत है, नोट पूछा है, ठीक है। इट इज स्केप्टिज्म, सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, ये सही है। काफी क्रिटिक्स कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म में स्केप्टिज्म है, ठीक है, ये हम इसलिए ट्रू ले रहे हैं। सब्जेक्टिविज्म है, रिलेटिविज्म है, ये तो ट्रू है, ठीक है। तो बी एंड सी सही, मतलब नोट करेक्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, तो हमारा आंसर बी एंड सी में है, दैट इज डी ऑप्शन। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक सेड टू हैव बीन रिटन बाय कॉन्फ्यूशियस हिमसेल्फ। इनमें से कौन सी बुक, जो कॉन्फ्यूशियस है चाइना के अंदर जो उनकी गॉड भी मानते हैं, वो उनके नाम से एक धर्म भी है, तो उन्होंने खुद कौन सी बुक लिखी थी, वो है स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है, जो उनके द्वारा खुद लिखी गई थी। और कॉन्फ्यूजियनिज्म के बारे में थोड़ा हम कर लेते हैं, क्या है वो, मोरलिटी की बात करता है कि पर्सनल लेवल पे भी हमें मोरल रहना है, गवर्नमेंटल लेवल पे भी। देन सोशल रिलेशनशिप की बात करता है कि सोशल रिलेशनशिप की करेक्टनेस की वो सही होने चाहिए। देन जस्टिस, काइंडनेस, सिंसियरिटी की बात करता है, ठीक है, कॉन्फ्यूशियनिज्म जो चाइना के अंदर है। देन नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैकेवली की बुक्स दी हुई हैं, तो सारी मैकेवली ने लिखी है और प्रिंस उनकी सबसे फेमस बुक है, ठीक है। अब जो फेमस बुक है वहां पे ही जो भी एग्जामिनर है, वो पेपर सेटर है, उन्होंने मिस्टेक की हुई है। ये बुक 1513 में नहीं लिखी थी, 1533 में नहीं लिखी थी, 1513 के अंदर लिखी थी। उसके बाद जो मैकेवली है उन्होंने फ्लोरेंस को छोड़ दिया था बुक लिखने के बाद, और उन्हें पॉलिटिकल एग्जाइल दे दिया गया था। और ये बुक उन्होंने वहां जो नए प्रिंस बने थे लॉरेंस डी मेडिकी, उनको डेडिकेट की थी ताकि वो अच्छे से अपने मतलब रूल अच्छे से कर पाए, ठीक है। द प्रिंस, उसके बारे में लिखा था। देन नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। असर्शन रीजनिंग में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट असर्शन होती है, कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। रीजन में क्या होता है कि उसका रीजन दिया जाता है कि हाँ ये उसका रीजन है कि नहीं स्टेटमेंट का, वो हमें बताना होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा, ए ट्रू आर फॉल्स, ठीक है। तो अब हम ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैकेवली कंसिडर द इंडिविजुअल एज पॉलिटिकल एनिमल, बिल्कुल सही बात है। मैकेवली इंडिविजुअल को पॉलिटिकल एनिमल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं? मैकेवली रेफर टू द इंडिविजुअल्स लव फॉर पावर एंड रेपुटेशन एंड इनेट डिजायर टू कंट्रोल एंड डोमिनेट अदर्स। मैकियावेली कहते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर लव फॉर पावर होता है, पावर के लिए मतलब प्यार होता है, उस रेपुटेशन चाहता है इंडिविजुअल, इन्हीं उसके अंदर छिपी हुई डिजायर होती है कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की अदर्स और किसी को, ठीक है। तो इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, तो वो रीजन भी दे रहा है उसका, और ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज समटाइम कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल फिलोसफी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है होब्स, ठीक है। जब होब्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के अंदर ही यही लाइन दी होती है कि फादर ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल फिलोसफी कौन है? होब्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट है होब्स की फेमस बुक है लेवियाथन, जो उन्होंने 1651 के अंदर लिखी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में आ गया, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लेवियाथन ही मैच कर लेते हैं। देखो बी का 1, इससे का देखो यहाँ पे ना जो पेपर सेटर हैं उन्होंने इस टाइप से ऑप्शंस को सेट करते हैं। वो अगर उनकी एक मतलब फेमस भी आपको पता है ना, तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है, आंसर को सही से टिक। तो ए का 4 है, डी का ही मुझे भी याद नहीं है। वैसे आप ये सोचो ना कि मुझे सबकी ईयर याद है, बिल्कुल नहीं, मुझे लेवियाथन की याद है, ठीक है। देन बी हो गया, सी हमारा 2 है, डी होमी, देन डी कॉर्पो ये 1655 के, ठीक है। देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट मैन कुड बी फ्री एंड कुड डेवलप ऑल हिज पर्सनैलिटीज ओनली इफ हिज एंटायर वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय एन इंट्रीगल रैशनल विल एंड बाय नॉलेज, ठीक है। ये कहते हैं कि मैन फ्री तभी होगा, अपने आप को तभी डेवलप कर पाएगा जब पूरा वर्ल्ड जो है वो डोमिनेट करेगा इंट्रीगल रैशनल विल से और नॉलेज से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हीगल की है, वो इंट्रीगल रैशनल विल की बात करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ओके, हीगल जर्मन फिलोसफर हैं, आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हीगल के बारे में आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो होंगे हमारे उसके अंदर पढ़ लेते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क मार्क्स सेट आउट टू आइडेंटिफाई द लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे लॉज ऑफ मोशन, मटेरियल मोशन होते हैं साइंस के अंदर, ऐसे ही लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स ने दिए थे, ठीक है। तो मार्क्स ने अपनी कौन सी बुक में दिए थे ये हमें बताना है। ये दास कैपिटल के अंदर दिए थे, ठीक है। और मार्क्स का कहना था कि जैसे कैपिटलिज्म की ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं वो उनकी ड्राइविंग फोर्स है, उससे जो उन्हें पैसा मिल रहा है, जो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, जो अनपेड वर्क, जो सरप्लस वैल्यू हो रही है उन्हें, वो उनकी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। दास कैपिटल के अंदर बताते हैं। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी दुर्ग्स, और दुर्ग मतलब जो फोर्ट, जो राजा फोर्ट बनाता है, किले बनाते हैं, ठीक है। तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने कितने टाइप के किले बताए हैं अपने अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो उन्होंने 4 टाइप के बताए हैं कि मतलब किले को कहाँ होना चाहिए ताकि दुश्मनों से बच सके। तो उन्होंने एक बताया था औदक, देन पर्वत, देन धनवान, देन वर्ण,
वन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेड अग्नासुत्ता इज प्राइमरली स्टायरिकल एंड पैरोडिस्टिक इन इंटेंट, की अग्नासुत्ता स्टायरिकल है और पैरोडिस्टिक है इंटेंट के अंदर। ये रिचर्ड गॉमरिज है, और रिचर्ड गॉमरिज ने बुद्धिज्म पे बहुत ही मतलब स्टडी की है, और वो एक सेंटर के भी हेड थे, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं है उसका, उन्होंने काफी किया, ठीक है, और इनका नाम काफी बार आता है, रिचर्ड गॉमरिज। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब ये हमें बताना है कि क्या क्या सही है, ठीक है। तो इसमें देखो सारी स्टेटमेंट वैसे सही है, जब भी बड़ी स्टेटमेंट आ जाए ना तो राइटर जो पेपर सेटर है वो क्या करते हैं, ऐसे ही सेम स्टेटमेंट उठा के रख देते हैं जहां से भी वो क्वेश्चन लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना, वो राइटर भी क्यों सिरदर्दी लेगा, मतलब जो पेपर सेटर वो क्यों सिरदर्दी लेंगे चेंज करने की, ठीक है। तो वहां पे वो सेम ही लाइन उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे बरानी वॉज बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली, बिल्कुल सही है सारी स्टेटमेंट। वेर इज फादर एंड अंकल ग्रैंड मदर सर्व्ड इन हाई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोस्ट अंडर द दिल्ली सुल्तान, बिल्कुल ठीक है। देन हिज फैमिली वॉज द नेटिव टू मेरठ एंड बुलंदशहरी। देन हिज मैटरनल ग्रैंडफादर हुसम उद्दीन was prominent officer of Ghyasuddin Balban, and his aunt Muwayyid ud Mulk held the post of Naib of Arkali Khan, son of Jalaluddin Firoz खालजी, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ अबाउ इसका बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, इनमें से सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है, सॉरी not correct. In 1881 Tilak started 2 weeklies, Maratha in English and Kesari in Marathi, सही बात है। ये भी याद रखना कि मराठा नाम की जो वीकली थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी एंड केसरी नाम की मराठी लैंग्वेज में थी, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और बहुत पेपर्स में मतलब मैंने देखा है कि इसकी लैंग्वेज पूछ लेते हैं कि केसरी किस लैंग्वेज में थी, ठीक है, मराठा किस लैंग्वेज, मराठा की ज्यादा पूछते हैं, हम मराठी टिक करके आते हैं बहुत बार गलत, ठीक है। देन नेक्स्ट है तिलक ज्वाइंड द ऑल इंडिया कांग्रेस इन 1890, ये भी सही स्टेटमेंट है। देन इन 1895 तिलक सेटअप डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये गलत बात है, उन्होंने ये सोसाइटी 1884 के अंदर की थी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। एंड ही वाज फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के पहले डिसाइपल कौन है ये हमें बताना है। ये साधनानंद है, जिन्हें हम गुप्त महाराज के नाम से जानते हैं। पहले ये दूसरे मठ में थे, जब बेलूर मठ बना इन्होंने बेलूर मठ ज्वाइन किया था। देन पेट्रोटिज्म कांट बी अवर फाइनल स्पिरिचुअल सेंटर, कि पेट्रोटिज्म हमारा फाइनल स्पिरिचुअल सेंटर नहीं है। आई विल नॉट बाय अ ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स एंड आई विल नेवर अलाउ पेट्रोटिज्म टू ट्रिम फॉरवर्ड द ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव, ठीक है। तो इनमें से किसकी स्टेटमेंट है ये हमें बताना। तो पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म के बारे में सबसे ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और स्टेटमेंट से आप समझ भी जाओगे अगर रविंद्रनाथ टैगोर आपने पढ़ा है, ठीक है, उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देन हु राइट द पोएम एंटाइटल्ड द लाइफ हेवंस, ये अरविंदो घोष की पोएम है। देन नेक्स्ट मैच करना है हमें, ये मोहम्मद इकबाल की कुछ बुक दी हुई है, ठीक है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, सारी बुक फेमस है। जावेदनामा, देन मैसेज फ्रॉम द ईस्ट। तो जो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट ये 1930 की बुक है, ठीक है, उनकी। एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये उनकी 1908 की बुक है, और ये मतलब काफी फेमस बुक है। और इससे पहले वैसे उन्होंने बुक लिखी है, जो फेमस बुक है ये है 1908 से शायद क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बी से हमारा ये है डी ऑप्शन। देन C2 है एंड डी है हमारा 1923, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जो है उनने कौन सी बुक नहीं लिखी। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखी है,
बहुत फेमस बुक है उनकी। देन हिंदू बनाम हिंदू, ये भी बहुत फेमस बुक है, लिखी है उन्होंने। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, सारी बुक फेमस है। इनको साथ साथ याद रखा करो कि हाँ ये वहां पे हमने पढ़ा था। अगर वहां हमें टेक्स्ट से याद नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन से याद कर लो, ठीक है, माइंड में रख लो। देन नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ये राम मनोहर लोहिया की नहीं है, ये बुक है जेपी नारायण की, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें वैसे हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि हम इतनी डेट याद नहीं रखते। इसमें ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा जो करेक्टली नहीं है, ये 1934 है शायद। हाँ ठीक है, 1934 है। और ये जो लेटर्स, ये थी ना लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी थी, उनकी सीरीज में ये एक बुक थी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ इवेंट डिक्टेट की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, वो बुक थी। देन और सारी ठीक है इसमें। देन नेक्स्ट है हाउ मेनी पुराण्स ऑफ द भारतीय कल्चर हैज बीन प्लेस्ड बाय द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन हिज वर्क इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उनकी बुक है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। उसके अंदर कितने पुरुषार्थ बताए हैं, ठीक है, भारतीय कल्चर के कितने पुरुषार्थ दीनदयाल उपाध्याय ने लिए हैं, वो 4 लिए हैं। चारों के चारों ले लिए हैं, जिसमें कि धर्म, काम, मोक्ष, कर्म, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ठीक है, अर्थ रह गया था, मैंने एक क्या ही बोल दिया। अकॉर्डिंग टू द डहल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैलिएंट एलिमेंट ऑफ कल्चर, जो पॉलिटिकल, डहल यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से डहल ने कौन सा एलिमेंट नहीं बताया है पॉलिटिकल कल्चर का, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की साइड में ओरिएंटेशन, देन कलेक्टिव एक्शन की ओरिएंटेशन। देन नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम की बात उन्होंने नहीं की है। जो उनका चौथा एलिमेंट था वो है ओरिएंटेशन टू अदर पीपल, ठीक है। 4 उन्होंने ओरिएंटेशन दी थी, ओरिएंटेशन टू अदर पीपल, ठीक है, फेमस है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है, नोट कर लेना। हु अमंग द फॉलोइंग सेड नेशनलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन इन्वेंटेड इन द यूरोप एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इनमें से किन की स्टेटमेंट है कि नेशनलिज्म एक डॉक्ट्रिन है जो यूरोप के अंदर ओरिजिनेट हुई थी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, ठीक है। तो ये इली कैड्रोई, यहाँ पे आई है ये, ठीक है, एल नहीं है, आई है, कैड्रोई ने, ये इनकी स्टेटमेंट है। बहुत ही रेयर है, मैंने ये क्वेश्चन यही देखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो वियतनाम ही हमें मिल गया। वियतनाम कॉलोनियल पावर कौन सी थी वियतनाम के अंदर, फ्रांस थी, ठीक है, जर्मनी नहीं थी। तो और सारे करेक्ट ही है। इंडोनेशिया डच थे, नाइजीरिया ब्रिटिश, ब्राजील पुर्तगाल, ठीक है, ये सब ठीक है। देन ब्लैंक सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ डिस्कवरिंग द लॉ ऑफ सोशल मोशन, लॉ ऑफ सोशल मोशन का टास्क डिस्कवर करने का मतलब खुद को किसने दिया था वो टास्क, जैसे कि साइंटिस्ट लॉ ऑफ मटेरियल मोशन बताते हैं, ये है फूरियर, ठीक है। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टाइज जोसेफ फूरियर, वैसे ये मैथमेटिशियन थे, बट सोशल मोशन है, ऐसे ही हमारे पेपर में पूछ लिया गया था एक बार, ठीक है, पुराने। देन नेक्स्ट है मिलिट्री रिजीम्स दी हुई है, कुछ स्टेट दिए हुए हैं, हमें मैच करना है कि कौन से स्टेट में कौन सी मिलिट्री रिजीम थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्लोस कैट्रिलो अर्मा, ये किसके हैं, ये गुटेमाला के हैं, ग्वेटमाला, ठीक है। देन ओस्कर ओशरोथीन, ये एल सल्वाडोर के हैं। एंड पाकिस्तान के अयूब खान, ये तो हमें पता ही है। एंड जनरल केमल गुरसेल, ये तुर्की के हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देख लेना आप कहाँ पे मिलेगा, शायद सी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है who among the following argue that the ideology is the characteristic of totalitarianism, आइडियोलॉजी एक कैरेक्टरिस्टिक है टोटलिटेरियनिज्म का। इन्होंने इनमें से किसने कहा, ये कार्ल पॉपर की स्टेटमेंट है और बहुत फेमस स्टेटमेंट है। कार्ल पॉपर आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो जैसे कि शायद वो जर्मनी से थे और जू थे, शायद कह रही हूँ मैं, आप एक बार चेक करना, ठीक है, आपको आगे की बताती हूँ। उनका ये मानना था कि जो जर्मनी के अंदर जो जूस का मतलब इतने लार्ज स्केल पे होलोकास्ट के अंदर मारे गए जूस, ठीक है, तो वो आइडियोलॉजी
की वजह से ही है। वो नाजिज्म की आइडियोलॉजी ही थी जो इतने लोगों का मर्डर करती है, टोटलिटेरियनिज्म लाती है, ठीक है वहां पे। तो कार्ल पॉपर का ये कहना था। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट बी यू नेवर सो हाई द लॉ, यहाँ पे ठीक है, द लॉ इज अबोव यू। इनमें से किन की स्टेटमेंट है? डॉक्टर थॉमस फुलियर की स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे इसलिए डाल दी गई हमारे पेपर में ताकि डॉक्टर थॉमस फुलियर वैसे अपनी पॉलिटिकल साइंस टीम से नहीं है, ये वैसे साइंस टीम से हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नाम और सभी तो ऐसे डाल दिए गए जो हमारे पॉलिटिकल साइंस है, हम एवीडाइसी लगा के हैं। तो ये डॉक्टर थॉमस फुलियर की स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डेवलपमेंट ये लेब इंस्टेन की है, बिल्कुल सही है। देन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, ये पाउल एल बैरन की है। एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, ये गलत है, डेविड रिकार्डो की नहीं है, ये समीर अमीन है उनकी है ये बुक, ठीक है। हाँ इनकी है और ये मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, ये भी याद रखना। द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये आंड्रे गंडर फ्रैंक की है, ठीक है। और ये बहुत फेमस बुक है। एजी फ्रैंक जो है फेमस राइटर है, ठीक है। इनकी जो भी बुक है बहुत बार आती है, क्रोनोलॉजी में आती है, इनकी बुक्स सारी फेमस है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पे लिखा है और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिकल थिंकर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम थियरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेनिफिटेड फ्रॉम द मोस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी थी जो कि इमैनुअल वॉलस्टीन ने दी है, ठीक है। इमैनुअल वॉलस्टीन क्या कहते हैं, उन्होंने वर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांटा है। ये है कोर, यहाँ पे है सेमी पेरिफ्री, देन उससे ऊपर है पेरिफ्री, ठीक है। पेरिफ्री जो कि बाहर है, देन सेमी पेरिफ्री, ठीक है। देखो यहाँ पे कोर में वो कंट्री है जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो कि एक्सप्लॉयटेशन करती है लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज का, ठीक है। और पेरिफ्री जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जैसे अफ्रीका लगा लो, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं कोर कंट्रीज, ठीक है। और सेमी पेरिफ्री में डेवलपिंग कंट्री, आप इंडिया लगा सकते हो, ठीक है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और वो एक्सप्लॉयटेशन कर भी देती है जो लीस्ट डेवलप्ड है उनका भी, ठीक है, मतलब बीच में लाई करती है कहीं पे। तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से वो है कोर जो कंट्री है, कोर रीजन जो है वर्ल्ड का, वो जैसे अमेरिका, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ इलाइट साइकिल, थियरी ऑफ इलाइट साइकिल है उसके बारे में पूछा है। और इसे थियरी ऑफ इलाइट साइकिल को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पेरेटो की थ्योरी है, वो कहते हैं कि कुछ गवर्निंग इलाइट होते हैं, कुछ नॉन गवर्निंग इलाइट होते हैं, और जब गवर्निंग इलाइट अपनी पोजीशन से हटते हैं तो नॉन गवर्निंग इलाइट वहां पे गवर्निंग इलाइट बन जाते हैं, तो एक सर्कुलेशन बना रहता है सोसाइटी में, ठीक है। और इलाइट क्या होता है, इलाइट होता है कि जो भी माइनॉरिटी हर फील्ड में, वो माइनॉरिटी जो कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, पावर को कंट्रोल करती है। आई थिंक आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पीछे डॉगी जोर जोर से भौंक रहा है। कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो हमारा नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ इलाइट आप समझ गए ना, इलाइट वो होते हैं वो माइनॉरिटी जो कि हर चीज में कंट्रोल करती है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, इकोनॉमिक में हो, ठीक है। जैसे आप लगा लो इकोनॉमिक में हमारी कंट्री में जैसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी अंबानी, ठीक है। देन पॉलिटिकल फील्ड में जो कि बड़े बड़े नेता हर एक स्टेट में हर एक लेवल पे इलाइट रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हमारे सिलेबस में इलाइट थियरी बहुत ही फेमस है और डेमोक्रेसी के अंदर आएगी, ठीक है, या फिर स्पेशल टॉपिक भी दे रखा होगा किसी में इलाइट थियरी, इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी। देन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइडियलिस्ट थियरी लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यू इन इंटरनेशनल रिलेशन। सही बात है, जो आइडियलिस्ट हैं वो नॉर्म्स और वैल्यूज की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। और आइडियलिज्म पे मैंने वीडियो बना दी है। आइडियलिज्म क्या है कि एक नॉर्म हो,
हाँ कंट्रीज आपस में वॉर नहीं करेंगी, ठीक है, इस टाइप के नॉर्म्स फिक्स कर देते हैं। ह्यूमन राइट की रेस्पेक्ट होगी, बट ये ओनली नॉर्म्स ही बन के रह जाते हैं। कहाँ पे होता है, कंट्रीज अपने हित के लिए सब कुछ करती हैं, ह्यूमन राइट्स को भी मतलब एक्सप्लोइटेशन करती है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, इंडिया का ले लो, म्यांमार का ले लो, कहीं का भी ले लो, चाइना का ले लो, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन राइट का एक्सप्लोइटेशन होता है। तो नॉर्म्स, ओनली आइडियलिज्म नॉर्म्स को बनाता है, वैल्यूज को बताता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल पे उसे तो देखता ही नहीं। देन होब्सन इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टेम्परेरी आइडियलिस्ट। ये स्टेटमेंट आप चेक करना, मैंने बहुत चेक की है। क्रिटिक्स जो है काफी होब्सन को आइडियलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, क्रिटिक्स जो हैं, बट काफी ऐसे भी हैं जो होब्सन को आइडियलिज्म से दूर मानते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग, और मैं इसका आंसर भी आपको नहीं बता रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप कमेंट में मेंशन कर देना कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा, होब्सन क्या है, आइडियलिज्म में है कि नहीं। इसमें मैंने रिसर्च पेपर भी पढ़े हैं, काफी मान रहे हैं, काफी नहीं मान रहे, ठीक है। तो ये आप ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग व्यू बताओ मुझे कमेंट में। देन नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड क्रिटिकल थियरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन अ रीडर। ये किसकी बुक है, ये स्टीवन सी रोज की बुक है, ठीक है। उसके बाद फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट है, क्रिटिक्स अक्यूज फ्रेडरिक नीचे ऑफ निहलिज्म। फिर जो क्रिटिक्स हैं वो फ्रेडरिक नीचे को निहलिज्म के लिए अक्यूज करते हैं, ठीक है। तो और निहलिज्म क्या होता है पहले ये समझ लो। सॉरी, निहिलिज्म क्या होता है, देखो फिलोसफी के अंदर क्या होता है, निहिलिज्म फिलोसफी के अंदर ये होता है कि वर्ल्ड की कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, वर्ल्ड एक इमेजिनेशन है, ये निहिलिज्म कहता है फिलोसफी के अंदर। अब हमारे पॉलिटिकल साइंस में फ्रेडरिक नीचे ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑर्डर और स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, कि कोई ऑब्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि जो हाँ फिक्स है, बट एक्सेप्ट व्हाट वी गेव इट, बल्कि हम उसे शेप दे रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि हाँ खड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। निहिलिज्म ये है फ्रेडरिक नीचे का, तो क्रिटिक्स उसे निहिलिज्म के साथ में अक्यूज करते हैं। देन फ्रेडरिक नीचे बिलीव दैट द सर्च फॉर ट्रूथ ऑलवेज कंटेन अ विल टू पावर, कि फ्रेडरिक नीचे बिलीव करते हैं कि सर्च फॉर ट्रूथ है उसके अंदर पावर की विल होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आप फिर से चेक करेंगे, मैं रीजन नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट सही है, बट मुझे रिलेट करती हुई कहीं नहीं लग रही, बट आंसर में दे रखा था ए, मैं मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ। देन हु सेड दैट द न्यूक्लियर एज हैज रेंडर्ड द नेशन स्टेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्वाइट ऑब्सोलीट। जो न्यूक्लियर एज है उसने नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे और जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है उसे ऑब्सोलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हर्ट्ज एंड बाउल्डिंग की स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है ये भी, और हर्ट्ज एंड बाउल्डिंग के बारे में हम आईआर में पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए है, इंट्रिंसिकली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज कास्ट एज डिफरेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल और रियलिस्टिक सिक्योरिटी अप्रोच, ठीक है, कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसे डिफरेंट माना जाता है ट्रेडिशनल या रियलिस्टिक जो सिक्योरिटी जो मानते हैं रियलिस्ट, ठीक है, उससे डिफरेंट माना जाता है। देन नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सब्सिक्वेंटली टेक अकाउंट ऑफ देयर रेसिपिटेटिव और द लैक ऑफ इट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेथड, इट इज यूजफुल टू हैव अ फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर प्रीमाइसेस एंड ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल रियलिस्टिक, ठीक है। ये स्टेटमेंट मुझे गड़बड़ लगती है, ठीक है। आप इसमें जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे या स्टेटमेंट को ही समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे लगता है इसमें कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो ये भी ड्रॉप करो आप, ये क्वेश्चन ही। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डिफरेंस किसने दिया है, ये मॉर्टन ड्यूसेच ने दिया था। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये चार्टर जिसको आता है वही कर सकता है, ये क्वेश्चन वैसे हार्ड है। 9 में जनरल असेंबली के बारे में कि ऑल मेंबर्स होंगे, बिल्कुल सही है। देन आर्टिकल 18 कहता है कि ईच मेंबर असेंबली शैल हैव 1 वोट, ये भी सही बात है। 23 कहता है द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, ये भी सही बात है। 15 या 25 गलत है, ठीक है। 25 कहता है कि पीछे से फिर से डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे खुद से डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। जो मेंबर है यूएन के, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है उसे सब मानेंगे, ठीक है। 25 ये कहता है, उसकी लैंग्वेज करेक्ट सेंस में उसकी लैंग्वेज है द मेंबर ऑफ द यूएन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये उसकी करेक्ट लैंग्वेज है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द यूएसए लॉन्च द मिलिट्री इंटरवेंशन इन इराक, इराक के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन यूएसए ने कब लॉन्च किया था, ये 2003 के अंदर लॉन्च किया था, ठीक है। और यूएसए ने क्या यूज किया था, शोक एंड एव कंपेनिंग, बॉम्बिंग कंपेन। शोक एंड एव आप एक बार समझ लो, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर। होता है कि मतलब जो आपका ओपोनेंट है, दुश्मन है, उसके ऊपर इतनी बॉम्बिंग करो, उसे इतना डरा दो, इतनी मतलब इतनी स्ट्रांग वे से अटैक करो ताकि जो दुश्मन की जो विल पावर है वो वीक हो जाए, ठीक है, उसे मतलब डर लगने लगे, वॉर होने से पहले वो हार जाए, ठीक है। शोक एंड एव बॉम्बिंग कंपेन ये है, और यूएसए ने बॉम्बिंग करके शोक एंड एव किया था, ठीक है, वहां पे कंपेन किया था। और 20 मार्च 2003 ये उसकी डेट है। देन इसके अंदर यूएसए के अलाई यूके और उसके अदर अलाई थे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट व्यू द ग्लोबलाइजेशन हैव बीन मेड बाय द स्टेट फॉर स्टेट पार्टिकुलरली डोमिनेंट स्टेट, इनमें से कौन है जो ग्लोबलाइजेशन को ऐसे देखता है जो स्टेट्स ने बनाई है और स्टेट्स के लिए ही बनाई है, पर्टिकुलरली द डोमिनेंट स्टेट, जो डोमिनेंट स्टेट्स की बात आती है, रियलिस्ट बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिविस्ट के साथ कंफ्यूजन में हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट डोमिनेंसी की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन बनाया हुआ फिनोमिना है, बट ऐसा नहीं है कि वो डोमिनेंट स्टेट्स ने बनाया है, ठीक है। तो समझ आ गया, रियलिस्ट है, ठीक है इसका आंसर। और क्या एक्सप्लेन करूं, बस आई थिंक हो गया इसका। देन नेक्स्ट है द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड है वो कहाँ हेल्ड हुई थी पहली, ठीक है, उसकी मीटिंग, तो ये हेल्ड हुई थी जेनेवा के अंदर। और यूनाइटेड बना कब था, 1964 के अंदर। और ये जो भी इकोनॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं यूएन के, उसके ऊपर रूल्स बनाता है, एंड उसका ये यूएन के सेक्रेटरीट का हिस्सा है, ठीक है, उसकी, और एक परमानेंट बॉडी है। देन न्यू पार्टनरशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, NEPAD जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, अफ्रीकन यूनियन ने कब इस्टेब्लिश किया था, तो ये इस्टेब्लिश किया था 2001 के अंदर, ठीक है। 37 सेशन के अंदर, ठीक है, ये छोड़ो, इतना वो नहीं है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वाज क्रिएटेड, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है वो कब क्रिएट हुई थी, तो फेमस है 2006 के अंदर। और कौन सा रेजोल्यूशन था, 60/251। काफी बार मैच आते हैं ना हमारे पेपर में, तो उसमें आ जाता है कि ये रेजोल्यूशन किसके बारे में था, ये किसके बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था 60/251। देन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, हमें देखनी है, एनालाइज करनी है। द गोल्डमैन सैच रिपोर्ट ऑफ 2007 प्रिडिक्टेड दैट बाय 2043 द इंडियन इकोनॉमी वुड बी बिगर देन द यूएस इकोनॉमी, ये सही स्टेटमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंस वाटर हाउस कूपर रिपोर्ट 2008 इंडिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द यूएस बाय 2050, ठीक है। इसके अंदर एक गलती है, यहाँ पे 3rd होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 रिपोर्ट थी जो कि इंडियन इकोनॉमी पे दी थी, प्रिंस वाटर हाउस कूपर रिपोर्ट एंड देन गोल्डमैन सैच रिपोर्ट, ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन में मैंने देख चुकी हूँ, मैं 3 से 4 क्वेश्चन में लास्ट ईयर में ये देख चुकी हूँ इन्हीं रिपोर्टों पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है। अदरवाइज ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, ठीक है, बट आप याद रखना क्योंकि दोबारा पूछ सकते हैं। 243 अभी तक आया नहीं है, 250 भी नहीं, 2050, ठीक है। हिंदी में बोलना वैसे बहुत आसान होता है, मतलब मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओके।
देन हु अमंग द फॉलोइंग राइट अबाउट द इंडियाज पोखरान टेस्ट, जो इंडिया ने पोखरान में टेस्ट किए थे 1998 में, उसके बारे में किसने ये लिखा था? फॉर गुड और बैड वेदर द वर्ल्ड लाइक इट और नॉट, इंडिया डिसाइडेड टू क्रॉस द न्यूक्लियर रूबिकन। इनमें से किसने कहा है कि इंडिया की वर्ल्ड लाइक करे या ना करे, गुड और बैड हो, बट इंडिया ने अपनी जो लिमिट खुद पे लगाई हुई थी वो तोड़ दी है, ठीक है। तो ये सी राजा मोहन की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, और उस टाइम पे वर्ल्ड के काफी जो स्टेट्स थे, मतलब कंट्रीज थे, उन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया, सैंक्शन लगे, ठीक है, इंडिया के ऊपर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सार्क एंड चूज द करेक्ट कोड। जो सार्क है उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जियाउर रहमान, लेट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश वॉज फर्स्ट हु लेड द प्रपोजल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क। सही बात है, जियाउर रहमान ने ही प्रपोजल दिया था सबसे पहले। देन बिटवीन 1980 to 83 4 मीटिंग्स वर हेल्ड एट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, ये भी सही बात है, 4 मीटिंग्स हुई थी इनके बीच में। देन 2 स्टेटमेंट देखो, जब आप यहाँ पे, तो मैंने ऑप्शन आगे डाले हुए हैं, जब आप क्वेश्चन करें तो ऑप्शन पहले देख लिया करो। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमें सही मिल गई और हमारा करेक्ट आंसर भी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें बैक जाके देख लेते हैं कि क्या तीसरी और जो चौथी है वो गलत क्यों है। देखो, द फर्स्ट साउथ एशियन फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट ढाका, ऐसा नहीं था, ये कोलंबो के अंदर हुई थी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट न्यू दिल्ली में थी, ये भी गलत बात है, ये न्यू दिल्ली में नहीं हुई, ये काठमांडू में हुई थी, ठीक है। इसलिए ये 2 स्टेटमेंट गलत है। जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं उसके साथ रीजन भी बताती हूँ, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, इंडिया इज शिफ्टिंग इट्स इंटरनेशनल पोजीशन फ्रॉम रूल टेकर टू रूल मेकर, ठीक है, कि इंडिया अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है रूल टेकर टू रूल मेकर, कि जो हम रूल टेक कर रहे थे पहले, ओनली हम बनाने में सहयोग नहीं दे रहे थे, अब हम रूल मेकर की काम कर रहे हैं, ठीक है। देन इंडियन प्रोफाइल एंड कैपेबिलिटीज इज अराइजिंग ड्यू, यहाँ पे ड्यू है ये, ठीक है, ड्यू टू इट्स एवर एक्सपेंडिंग इन ग्लोबल एंड रीजनल फुटप्रिंट्स इन मल्टीपल एरिया ऑफ डेवलपमेंट। सही बात है, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है, प्रोफाइल है, वो बढ़ी है, हमारे जो मल्टीपल एरियाज में हमने डेवलपमेंट की है, ठीक है। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, रीजन भी दे रही है, तो ये हमारा करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन ना कॉमन सेंस के होते हैं, जो ओनली हम पढ़ के भी कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स इन इंडिया। इनमें से कुछ वुमेन्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन पार्ट नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट थी उनमें? तो सी प्रतिमा पार्ट नहीं थी, बेगम अजीज रसूल थी, रेणुका राय थी, जी दुर्गाबाई देशमुख थी, ठीक है। और बेगम अजीज जो रसूल हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट है। ए है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई इज being altered by the climate change, population growth and pollution, and political control over these resources is being increasingly contested। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर सप्लाईज का, वो इफेक्ट किससे हो रहा है, अल्टर्ड किससे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन से, देन पॉलिटिकल कंट्रोल से, ठीक है। ये सब चीजें उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, और ये इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल जो कंट्रोल है उसके बीच में भी कंटेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंटेस्ट कर रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो, ठीक है। देन दीज एंड अदर चैलेंजेस टू द वाटर प्रोटेक्शन आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट विद इन नेशन बट ऑल्सो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, कि ये ओनली विद इन नेशंस के बीच में नहीं है बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी दे रही हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, साइबर सिक्योरिटी इज यूज सिनोमिलियसली विद द साइबर स्पेस। सही बात है, साइबर सिक्योरिटी को हम साइबर स्पेस के साथ सिनोमिलियसली यूज कर लेते हैं। देन साइबर इज अ प्रीफिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइबरनेटिक्स। साइबर जो प्रीफिक्स है वो साइबरनेटिक्स वर्ड से निकला है। सही बात है, साइबरनेटिक्स नाम की एक बुक लिखी थी, उसका पूरा नाम था साइबरनेटिक्स और द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन, 1948 के अंदर। ये बुक पूछी जा चुकी है, 2 बार मैं देख चुकी हूँ, 2019 एंड 20 के पेपर में, ठीक है, दोनों में आई थी ये।
मतलब दोनों में इस पे क्वेश्चन आया था। और यहाँ से साइबरनेटिक्स जो वर्ड था इसकी डेफिनेशन और राइटर थे इनके नॉर्बर्ट वेइनर। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब इसके अंदर उन्होंने साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किसने दी थी, कि बुक किसने लिखी थी, डिफाइन किसने किया था। अलग अलग टाइप से यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं इस बुक से। ठीक है, 1948 की ये बुक है, यहाँ से ये साइबर उन्होंने डिफाइन किया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अबाउट डीपीएसपी। डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनके बारे में करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, और डीपीएसपी क्या होते हैं, कुछ डायरेक्टिव होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं ताकि गवर्नमेंट जब लॉ बनाए तो उन पे ध्यान दे। ठीक है, उन्हें अपने लॉज के अंदर उस स्पिरिट को अंदर लेके आए। ठीक है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल 38 के अंदर दिया गया है, सही है। देन लिबरल प्रिंसिपल 45 के अंदर, जिसके अंदर दिया गया है कि हम 6 साल से कम जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देंगे। ठीक है, काफी वरना मैं हिंदी और इंग्लिश साथ साथ कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप समझा करो क्योंकि हमारे मुंह से एकदम से निकल नहीं पाता। देन गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, 41 में दिया गया है, ये तो गलत बात है। गांधीयन 41 आर्टिकल में ऐसा नहीं है, 41 में लिबरल प्रिंसिपल है। उसके अंदर क्या दिया गया है कि स्टेट इंश्योर करे अनएम्प्लॉयमेंट को, फ्री फूड दे गरीबों को। ठीक है, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट को राइट टू वर्क दे, एजुकेशन दे। ठीक है, पब्लिक असिस्टेंट दे, ओल्ड एज सिकनेस के बारे में, मतलब वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे। ठीक है, और वो एक लिबरल कॉन्सेप्ट है और वो आर्टिकल 41 में दिया गया है। इंटरनेशनल प्रिंसिपल ये सही है, 51A में है, जिसके अंदर पीस एंड सिक्योरिटी, पीस की, इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस, यहाँ पे फिर से आई डोंट नो यहाँ पे DUR क्यों आ रहा है, हाँ जहाँ पे भी ड्यू दिख रहा है। ड्यू इम्पोर्टेंस टू द नेशनल यूनिटी इन इंडिया। नेशनल यूनिटी को इम्पोर्टेंस कौन सा पार्ट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये एक तो हमारे प्रीएम्बल में, एक फंडामेंटल ड्यूटीज में है। ठीक है, और किसी पार्ट में नहीं मिलेगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम यूज द पॉकेट वीटो टू विदहोल्ड हिज assent to the Indian Post Office bill passed by the Parliament। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी कुछ डिटेल दे रहे हैं हमें कि प्रेसिडेंट ने यूज किया था, तो किसके लिए किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के लिए किया था। ठीक है, और वो प्रेसिडेंट कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने यूज की थी फर्स्ट टाइम पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो क्या होती है, जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास ही रख लेता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब कि अपनी पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट में रखना यहाँ पे मतलब है कि अपने पास रखना। ठीक है, ये नहीं है कि वो पॉकेट में डाल डाल के घूमते रहते हैं तो प्रेसिडेंट जब उस पर ना ही साइन करता है, ना ही वापस भी नहीं भेजता, और मतलब उसमें रिकमेंडेशन के लिए वापस भी नहीं भेजता, और उसे कुछ टाइम पीरियड भी नहीं होता, बट अपने पास ही रख लेता है, तो वो पॉकेट वीट होती है। वो हमेशा अनलिमिटेड टाइम के लिए वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, वो ज्ञानी जेल सिंह ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं, 62 पे आ गए हैं वैसे हम। द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू राइट, जो राइट इशू करने की पावर है हाई कोर्ट की, वो वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से। सही बात है, हाई कोर्ट की ज्यादा पावर है राइट इशू करने की, जो कि 226 के अंडर है, एंड सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर है, 32 आर्टिकल के अंडर है। ठीक है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू राइट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज empowered टू पास order to enforce constitutional, statutory and contractual rights, कि constitutional rights, statutory right, contractual right, उनके लिए भी right issue कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट, तो इसलिए उसकी पावर ज्यादा है और रीजन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, Which of the following amendment act provide that a person can appoint governor for more than one state? इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये मेंशन है कि पर्सन एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है, एक पर्सन? तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रोविजन है। ठीक है, अब जो 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 के अंदर, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था उसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, और इसके अंदर काफी और भी प्रोविजन थे, जिनमें से एक प्रोविजन ये था।
In which of the following case the Supreme Court of India pronounced that the Chief Minister can't be dismissed by the Governor as long as he or she enjoy the majority in the Legislative Assembly? इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता गवर्नर जब तक कि उसके पास मेजोरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? ठीक है, तो ये एसआर बमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, नहीं ठीक है यार ये एसआर बमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था इसके अंदर था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो आर्टिकल 356 था उसका यूज मिसयूज हो रहा था। ठीक है, क्या कर रहे थे गवर्नर, जैसे सेंट्रल अपॉइंट करता है गवर्नर, अब गवर्नर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसके पास मेजोरिटी थी उसे भी डिसमिस कर रहे थे विदाउट रीजन के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो हम बिना किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के नहीं लगा सकते। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, जब तक चीफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो वहां चीफ मिनिस्टर बना रहेगा, जब वहां पे मेजोरिटी लूज कर देगा तो वो वहां पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वहां पे हम 356 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एसआर बमोई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये केस में कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सॉरी इसमें एक बार ये और कर लेते हैं, मिनरेवेला एंड मील्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या था, इस केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। एंड केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ केरला जो केस है इसके बारे में कमेंट में मुझे बताओगे क्या केस था, क्या इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, फेमस जजमेंट क्या थी। ठीक है, देन श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या था, इसमें जो आर्टिकल सेक्शन 660A जो था इंडियन आईटी एक्ट का जो 2000 में आया था उस सेक्शन को हटा दिया गया था। और उस सेक्शन के अंदर क्या था कि कोई भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ लिखता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। ठीक है, वहां पे ये श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था और ये 2014 का रिसेंट केस ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग टास्क ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इनमें से किन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, तो ये मॉरिस जोन्स ने कहा है। ठीक है, और मॉरिस जोन्स ने इंडियन जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उस पर भी लिखा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस सिस्टम की बात की है, कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की बात की है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कांग्रेस सिस्टम की इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की बात की है। ठीक है, देन दंतावाला कमेटी वाज सेटअप इन 1978। तो ये किसके बारे में थी ये हमें बताना है, ये ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे थी। ठीक है, और पूरा नाम इनका क्या था, मोहन लाल लालूभाई दंतावाला। ठीक है, नेक्स्ट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1989 क्रिएटेड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है ये हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ ये एक्ट 1990 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना। इट केम इनटू बीइंग ऑन 12 मार्च 1991, ये भी गलत है। 1992 के अंदर बीइंग मतलब अपनी इनफोर्स हुआ था जहां पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फिर उससे इस्टेब्लिश हुए थे। देन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाइफिकेट द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इनटू द टू सेपरेट बॉडी। सही बात है, जो 89th अमेंडमेंट हुआ था उसने जो पहले एक कमीशन था SC एंड ST का उसे बाइफिकेट कर दिया था, दो में बदल दिया था। देन अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2003, ये भी गलत है, 2004 के अंदर आया था। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ NHRC। NHRC के कंपोजिशन के बारे में करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, अब चेयरपर्सन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरपर्सन रिटायर्ड जज होगा ऐसा तो नहीं है, चेयरपर्सन कोई भी एक्टिंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और वो CJI भी हो सकता है और कोई भी अदर जज भी हो सकता है। ठीक है, ये कहता है। देन वन पर्सन हु इज और हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी सही बात है कि हाई कोर्ट ओके हमें नॉट करेक्ट बताना था, वो तो सही आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो हमारे काम आ सकती हैं आगे भी।
तो एक पर्सन चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, देन 2 मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन, 2 मेंबर अपॉइंट होने चाहिए जिन्हें नॉलेज है ह्यूमन राइट में, ठीक है, एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। देन 4 पर्सन जो है SC ST वुमेन और माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैच करना है हमें कुछ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कमीशन है उनके चेयरपर्सन कौन थे ये हमें मैच करना है। तो फर्स्ट जो थे वो थे फर्स्ट कमीशन के जो थे जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान, ठीक है। ये इससे शायद आंसर आ जाएगा हमारा A4, ओके, 2 में दे रखा है, ठीक है। देन सेकंड कमीशन के जो हेड थे वो थे डॉक्टर ताहिर मोहम्मद, एंड थर्ड जो था उसके हेड जो थे वो जस्टिस मोहम्मद समीम थे, एंड फोर्थ जो था वो था श्री S तारालोचन सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देख लेना। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो इंडिया है उसका नेचर क्या है, नेचर के ऊपर आप पूरा मतलब चैप्टर पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में भी दे रखा है, ठीक है। तो हर एक राइटर अलग अलग कहता है। सॉवरन है, बिल्कुल है, क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, सेकुलर भी बोलते हैं, रिपब्लिक भी बोलते हैं, सॉवरन बोलते हैं, फेडरल विद यूनिटरी फीचर भी बोलते हैं, सेकुलर, रिपब्लिक, ठीक है। तो मतलब हर राइटर कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है, एंड ऑल ऑफ अबव इसमें करेक्ट है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, आपकी क्या राय है ये मुझे जरूर बताना, ठीक है, इस पे, क्योंकि नेचर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया है। what are the main reason behind the launch of new economic policy, जो NEP लॉन्च हुई थी 1991 में, जिसे हम LPG रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसका लॉन्च करने का मेन एम क्या था ये हमें बताना है, ठीक है। तो द प्राइमरी एम वाज टू प्लंग द इंडियन इकोनॉमी इनटू द ग्लोबलाइजेशन एरिना एंड गिव इट न्यू एम्फेसिस ऑन द मार्केट ओरिएंटेशन। सही बात है, इंडियन इकोनॉमी को एक ग्लोबलाइजेशन जो एरिना है उसमें ताकि धकेला जाए, ठीक है, ताकि वो भी कंपटीशन और जो भी वहां पे चल रहा है ग्लोबलाइजेशन की इंटरनेशनल लेवल पे, इंडियन इकोनॉमी उसे कोप अप कर सके। देन द गोल वाज टू मूव टुवर्ड्स अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू क्रिएट एडुकेट फॉरेन रिजर्व। ये भी सही है, हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत डाउन हो गए थे, तो हमें हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन रिजर्व को एडुकेटली हम मेंटेन कर सके, इसलिए हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे। एंड दे डिड नॉट वांट टू अलाउ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड, ऐसा तो नहीं है, इसमें डिड नॉट कहां से आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन की बात जहां भी हो गई तो इंटरनेशनल फ्लो की क्यों रोकेंगे हम। देन इट वाज तो हमारा C गलत है। इट वॉज इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड्स अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू क्रिएट एडुकेट रिजर्व फॉर, ये भी सही बात है, ये तो सेम ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ABD हमारा करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत फेमस है, ये है गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये इन्होंने 1905 के अंदर बनाई थी पुणे के अंदर, ठीक है। और जब इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को लीव कर दिया था, जो कि BG तिलक की थी, उसके बाद इन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसके साथ में इनके साथ में जो थे वो थे नितेश अप्पाजी द्रविड़, देन गोपाल कृष्ण दियोदर, देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अनंत पटवर्धन, ठीक है। ये सब इनके साथ में ही थे इस सोसाइटी के फाउंडेशन करने में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये कुछ पार्टीज हैं जो कि BR अम्बेडकर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो उनकी ईयर्स के साथ हमें मैच करना है। तो इंडियन लेबर पार्टी 1936 की है। आप ये याद रखना, BR अम्बेडकर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं हमारे, उनके बारे में क्वेश्चन हमारे पेपर में आना है, ठीक है, हमेशा। तो उनके बारे में कुछ फैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेशन में आता ही है उनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा। तो इंडियन लेबर पार्टी 1936, ये सारी पार्टी इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है सबकी, यहाँ पे देखो सामने ही लिख रखा है सबकी ईयर, सब इंपॉर्टेंट है और आपको माइंड में रहनी चाहिए जब हम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए बाद में तो हमें ईयर याद रहे ना रहे, बट ये याद रखें, ठीक है।
जब तक हमारा क्लियर नहीं होता। देन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है वो कब बनी थी? 1964 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उससे अलग होके बनी थी, और इसमें फेमस नाम हम एस.ए. डांगे का सुनते हैं, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी रिग्स यूज्ड एज मॉडल ऑफ डिफ्रैक्टिव सोसाइटी? जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है उसके मॉडल के रूप में रिग्स ने इनमें से कौन सी कंट्री की सोसाइटी को लिया था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो रिग्स का था फ्यूज्ड जो प्रिज्मेटिक मॉडल था, उसके अंदर उन्होंने 3 सोसाइटीज की बात की है। यहाँ पे है वो फ्यूज सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर पे बेस है, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है, जहाँ पे मतलब सब एक ही सारा काम एक अथॉरिटी कर रही है, ओवरलैपिंग है, मिक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्मेटिक सोसाइटी है जहाँ पे काफी ओवरलैपिंग भी है, हेट्रोजिनिटी भी है, कुछ काम काफी स्टेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा हैं। देन नेक्स्ट है डिफ्रैक्टिव सोसाइटी, जो प्रिज्म से बाहर लाइट आती है, जहां पे हर एक स्पेशलाइजेशन है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर सोसाइटी, ये उन्होंने जो डेवलपिंग कंट्रीज में सोसाइटी है ये उन्होंने ये कहा था। एंड देन डिफ्रैक्टिव सोसाइटी जो कि बिल्कुल वेल सेटल्ड सोसाइटी है, जिसमें अमेरिकन सोसाइटी को उन्होंने एक मॉडल सोसाइटी के रूप में लिया था, ठीक है। ये जो मॉडल है रिग्स का, पढ़ना जरूर, क्वेश्चन आएगा हर बार, ठीक है। हमारे सिलेबस में, हर किसी के सिलेबस में दिया होता है ये मॉडल, और इसके बारे में पूरा पढ़ना, उनके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उनकी इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हर चीज के बारे में रिग्स ने बताया है। तो कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है कि इसके बारे में क्या कहा है, तो क्वेश्चन आएगा, मॉडल को अच्छे से कवर करना, ठीक है। Then who among the following first initiated the ecological approach to the study of PubMed? PubMed में इकोलॉजिकल अप्रोच किसने सबसे पहले दी थी, ये हमें बताना है। तो GM गाउस की भी हम बात करते हैं, रॉबर्ट मर्टन की करते हैं, रॉबर्ट डेल की करते हैं, ABC सही है इसका, ठीक है। पीटर डरकर की बात नहीं होती। देन आइडेंटिफाई द थिंकर टू कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की ग्रोथ में H.L. गैंट, देन एलन गिलबर्ट, H. एमर्सन, देन C.G. बार्थ, ये सभी हैं, ठीक है, ऑल है। अकॉर्डिंग टू टेलर, 78 नंबर है, अकॉर्डिंग टू टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल फोरमैनशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग? फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया था। इन्होंने पूछा है कि कौन इनमें से रिस्पॉन्सिबल था प्लानिंग के लिए, कौन, ठीक है। तो इसमें है द सोप डिसिप्लिनर, जो प्लानिंग करता था, ये देखता था कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, ये भी उनका ही काम था, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का, प्लानिंग करने का। देन जो गैंग बॉस था वो क्या काम करता था, वो टाइमली और एक्यूरेटली काम पूरा हो उसको देखता था। देन इंस्पेक्टर क्या करता है कि चेक करता है क्वालिटीज को, कि जो बनी है, प्रोडक्ट बना है, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, क्वालिटीज उसकी। देन रिपेयर बॉस, जो भी मशीन और टेक्निकल जो चीजें थी उनमें जो भी खराबी आए तो उसमें रिपेयर बॉस का जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर, अकॉर्डिंग टू द साइमन टोटल रैशनलिज्म या रैशनलिस्ट इज नॉट पॉसिबल इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के अंदर टोटल रैशनलिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सही बात है। साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, हर्बर्ट साइमन, ठीक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, जिसके बेस पे हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो डाटा हमेशा लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वहां का, वो बाउंडेड रैशनैलिटी के तहत ऐसा डिसीजन लेता है जो ओनली सेटिस्फाइंग डिसीजन है, ठीक है, वो मैक्सिमाइजिंग डिसीजन नहीं ले सकता, वो ओनली सेटिस्फाइंग डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यही दे रखी है, ही आर्ग्यू दैट द ह्यूमन बिहेवियर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इज अ characterized by the bounded rationality and leading to satisfying decision, ठीक है, ओनली सेटिस्फाइंग डिसीजन आते हैं क्योंकि बाउंडेड रैशनैलिटी है और मैक्सिमाइजिंग डिसीजन नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये रीजन भी दे रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, वो हमें पढ़नी है, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज इन 1960s, गलत बात है, ये 1950s के अंदर आया था, मिड 1950s के अंदर। देन द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉइन बाय फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ये भी गलत बात है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने नहीं की थी कॉइन, ये डोनाल्ड सी स्टोन ने की थी।
ये टर्म कॉइन, ठीक है। देन नेक्स्ट है इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय स्कॉलर लाइक एडवर्ड वेइडनर एंड जोसेफ ला प्लोरमा, सही बात है, ये उन्होंने मतलब फेमस की थी। एंड देन द वेइडनर वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये भी सही बात है, ठीक है। सी एंड डी हमारा करेक्ट है, ओके, सी एंड डी। देन हु वन सॉरी क्या बोल दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच गिवन बाय हैंडरसन। हैंडरसन ने उन्होंने 3-fold क्लासिफिकेशन दिया था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं दी थी उन्होंने, ये हमें बताना है अपनी बुक में, ठीक है। ये उनकी बुक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधी लाइन भी नहीं खींचती। इसके अंदर उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच दी थी, बिल्कुल सही बात है। देन डिसीजन मेकिंग अप्रोच ऐसा नहीं दिया उन्होंने, इनपुट आउटपुट दी थी, कंपोनेंट दी थी, डिसीजन मेकिंग नहीं दी थी, ठीक है। देन नेक्स्ट who among the following criticize human relationalist for their lack of awareness of economic dimension, कि जो ह्यूमन रिलेशन जो थियरिस्ट थे, जो कि ह्यूमन रिलेशंस को ज्यादा महत्व देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो इनमें से किन्होंने क्रिटिसाइज किया है उनकी अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस को, इकोनॉमिक डायमेंशन को जो मतलब लैक करते हैं, ठीक है, कि मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन को वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट था, वो इकोनॉमिक मैन मानता था, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो क्रिटिसाइज करता है, तो ये पीटर डरकर है। Then, who among the following said that the administration can be viewed as a configuration of communication patterns relating individual and collective groups of varying size, shapes and degree of cohesion and stability? Famous statement है ये, पिफनर की statement है, ठीक है, पिफनर एंड प्रिसस, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में भी बहुत बार आती है। हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ की बात कौन करता है, तो ये पीटर डकर करते हैं एमबीओ की बात, ठीक है। सारे राइटर वैसे जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन थियरी में राइटर आते हैं उनके बारे में जरूर पढ़ा करो। पब एड वैसे बहुत आसान है, आपको बोरिंग लगता होगा बट ऐसा है नहीं, उसे पढ़ो। हमारे पेपर में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि 10 नंबर का पेपर हमेशा पब एड से आता है, 10 से भी ज्यादा का आ सकता है, वैसे हमेशा 10 नंबर नहीं, मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं पब एड से, ठीक है। तो 20 नंबर आप लेके चलो। देन 2 स्टेटमेंट दी हुई है। सिविल सोसाइटी, सबसे पहले सिविल सोसाइटी समझ लेते हैं। सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो गवर्नमेंट के परव्यू से मतलब एक डिफरेंटली एक्ट करती है, और वहां पे जो इंडिविजुअल है वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, जो स्मॉल स्केल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये एक लिंक की तरह काम करती है इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। सिविल सोसाइटी एसेंशियली इंश्योर अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सही बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इंश्योर करती है अलॉन्ग विद द स्टेट इंस्टीट्यूशन, सही है। देन इट इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस बिकॉज इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बोथ आर करेक्ट। देन नेक्स्ट कुछ एनजीओज दिए हुए हैं जो कि इंटरनेशनल एनजीओ हैं और जो फेमस एनजीओज हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन पीस का आई होप आपको सबको पता हो, 1971 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था ग्रीन पीस। इससे हो रहा है, नहीं हो रहा, BND 50-50 हो रहा है हमारा, ठीक है। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 के अंदर हुआ था इस्टेब्लिश, ये यूके बेस्ड है। देन ह्यूमन राइट वॉच 1978 एंड ऑक्सफैम 1942 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो PAC है उसके बारे में क्या करेक्ट है ये हमें बताना है। ये पब्लिक अकाउंट को जो ऑडिट करती है वो कमेटी है। तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्विन सिस्टर ऑफ द कमेटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, गलत बात है। ट्विन सिस्टर ये एस्टिमेट जो कमेटी है उसकी कही जाती है, ठीक है। क्या लिख दूं, यस, ठीक है, ये उसकी ट्विन सिस्टर कही जाती है, इसकी नहीं कही जाती। देन द पैक वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, ये भी गलत बात है, 1921 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी पहली। देन द पैक हैज 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा, सही बात है ये भी। द मिनिस्टर कैन बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ कमेटी, ये गलत है, क्योंकि एक मिनिस्टर, क्योंकि पब्लिक अकाउंट ऑडिट होते हैं, अब मिनिस्टर को थोड़ी ना उस कमेटी में इलेक्ट करेंगे, मिनिस्टर नहीं होते पैक में, ठीक है, ये याद रखना। तो एक स्टेटमेंट सही है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज कंसर्न विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कौन सा रिलेटेड केस है ये हमें बताना है। तो ये केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे कमेंट में ये बताओ श्रेया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है। बहुत ही फेमस केस है और जिससे रिलेटेड है वो भी फेमस चीज है। ठीक है, अब केशवानंदा मैंने पहले पूछ ही लिया था, मेनका गांधी भी आप कमेंट में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बताने वाली। देन द आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट कवर्ड इन आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट जो था 2005 के अंदर आया था, उसके अंदर कौन सा इंस्टीट्यूशन कवर नहीं है। देखो, जो इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, हाई लेवल इंस्टीट्यूशन है, उनकी इंफॉर्मेशन हम लीक नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो आरटीआई एक्ट में कवर नहीं किए गए। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा कवर नहीं है। तो रॉ कवर नहीं है, सारे कवर नहीं है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी नहीं आता, एविएशन भी नहीं आता, नार्कोटिक्स कोई भी नहीं आता, इनमें से ऑल आएगा। देन कुछ सिटीजन चार्टर हैं, मतलब कंट्रीज ने सिटीजन चार्टर कब अपनाया है, देन कुछ ईयर्स दी हुई है, कौन सी ईयर में अपनाए। ठीक है, तो इंडिया ने 1997 में अपनाया था, सही है। देन यूएस ने 94 में, फ्रांस ने 92, ऑस्ट्रेलिया गलत है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ने 1997 के अंदर अपनाया था सिटीजन चार्टर। ठीक है, देन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो कि पंचायती राज के ऊपर था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू पास द पंचायती राज एक्ट इन 1994। इनमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले पास करता है पंचायती राज एक्ट इन 1994? ये राजस्थान है। बल्कि इससे पहले भी जब पंचायती राज एक्ट नहीं बना था, तो इससे पहले भी वहां पे पंचायती राज था, जो कि जो हमारे पीएम थे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनॉग्रेट किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, पहला पंचायत 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है, गांधी जयंती थी तब। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस जो था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। ई गवर्नेंस टास्क फोर्स, जो कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो टास्क फोर्स थी, वो कब बनी थी? ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है। 1992 के अंदर नहीं बनी थी ये टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स बनी थी 1998 के अंदर। ठीक है, देन द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वाज क्रिएटेड एट द सेंटर इन 1993। ये भी गलत बात है। आईटी की मिनिस्ट्री 1999 के अंदर बनी थी। एंड देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस NISG जो है हैदराबाद के अंदर, जिसके हेडक्वार्टर हैं, वो 2002 के अंदर बना था। एकदम सही स्टेटमेंट है, हमें मिल गई हमारी सही स्टेटमेंट। ठीक है, देन द ई गवर्नेंस प्लान वाज लॉन्च इन 2005। ये भी गलत बात है। 2000 कितने के अंदर? 6 के अंदर हुआ था, 18 मई 2006 के अंदर हुआ था ये लॉन्च। ठीक है, ये याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फंक्शन ऑफ नीति आयोग? तो ये हमें बताना है। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सही है। देन टू एक्ट एज अ रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब, ये भी सही है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये भी सही है। ठीक है, टू डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम वर्क, ये मुझे बताओ सर्च करके। ठीक है, इस पे रिसर्च करो और बताओ कि ये है कि नहीं। अभी के लिए हम ABC आंसर करते हैं और D वाला आप सर्च करके बताओगे। ठीक है, देन व्हाट इज द कोर स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? जो NRHM है, उसकी कोर स्ट्रेटजी क्या थी? ये थी ट्रेन करना, इनहेंस करना जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी को, ताकि वो ऑन कर सके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग? मॉनिटरिंग के अंदर कौन सा नहीं आता? कॉम्प्लायंस आता है, अकाउंटिंग आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, इवेल्युएशन नहीं आता मॉनिटरिंग के अंदर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेगेटिव और क्लासिकल लिबरलिज्म बिलीव इन। नेगेटिव लिबरलिज्म था वो बिलीव करता था कि स्टेट का मिनिमल रोल हो, लेजिस फेयर हो। ठीक है, वो सब बातें करता है नेगेटिव लिबरलिज्म। तो लेजिस फेयर की बात करेगा, मिनिमल स्टेट की बात करेगा, नैन्सी स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की, तो पॉजिटिव लिबरलिज्म बात करेगा ना। तो ABD हमारा करेक्ट आंसर है। देन कुछ बुक्स दी हुई हैं, वो करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है कौन सी नहीं है। तो पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीवन ल्यूक्स, बिल्कुल सही है। टू फेसेस ऑफ पावर, रॉबर्ट डहल है, गलत है ये। ठीक है, रॉबर्ट डहल की बुक नहीं है ये है बैरेज, जो ये नीचे नाम दे रखा है, इन्हीं की है ये बुक। ठीक है, देन पावर एंड नॉलेज, ये फोकट के बिल्कुल सही है, ये भी सही मैच है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है हमारा। अ थियरी ऑफ जस्टिस,
हम कर ही चुके हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ चुका है, कब लिखी ये बताना है हमें, 1971 के अंदर पब्लिश हुई थी। देन हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी की बात कौन करते हैं, ये J.S. मिल करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बहुत देर में पूरा हुआ है, इन प्लेटोज रिपब्लिक जस्ट सोसाइटी वॉज आइडेंटिफाइड विद हार्मोनियस सोसाइटी, सही बात है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है उसके अंदर जस्ट सोसाइटी वो है जो हार्मोनियस सोसाइटी है। अब हार्मोनियस सोसाइटी वो है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर अब हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी के बेस पे है, ठीक है, प्लेटो ने ये कहा था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल मैच करे, रीजन दे रही है, ठीक है। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ आ गई क्लास, ये बता देना, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कमेंट में मेंशन जरूर किया करो। नॉलेज जब आप शेयर करोगे सबके साथ तभी बढ़ती है, ठीक है। अब हमें कुछ पता है तो सबको बताना हमें जरूरी है, ताकि मुझे भी पता लगे, जो भी स्टूडेंट है जो देख रहे हैं यहाँ पे उन्हें भी पता लगे, ठीक है। और एग्जाम पास आ चुका है, वेट मत करो कि हाँ हम 10 दिन पहले कर लेंगे, 1 महीना पहले कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अपना पहले से ही लेके चलो, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। और एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड आता है, बहुत ही ठीक ठाक लेवल पे आता है, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म भर देना, 17 लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट के चक्कर में मत बैठना। आई थिंक अभी मैं क्लास को एंड करना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में मेंशन कर दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट ले लूंगी। अभी के लिए थैंक यू।